नए वक्फ कानून में तमाम वक्फ प्रॉपर्टी का असर नो रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है और इसके लिए हुकूमत ने उम्मीद नामी एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे जाके तमाम वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर इस पे रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी के जुमरे में नहीं माना जाएगा नए कानून के मुताबिक। कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक भी नहीं लगाई है। अब जब अगली नवंबर में सुनवाई होगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी चूंकि इस कानून पे रोक नहीं है तो उसके मुताबिक तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना लाजमी बन गया है। लेकिन माहिरीन मानते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल जिस तरह से काम कर रहा है और मुल्क पे जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, अगर उम्मीद को लेकर अगर इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होता रहा तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा और उसको वक्त और उस प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। आज हम उम्मीद पोर्टल को लेकर जो खदशात हैं और आखिरी पोर्टल पर रजिस्टर करना कितना मुश्किल क्यों है, उसके लिए कितना वेरीफाई करना पड़ता है और क्या क्या मुश्किलात लाहिक, इस पर बात करने के लिए मशहूर सहाफ़ी मुस्तबा सैयद साहब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम पूरे उम्मीद पोर्टल को लेकर बात करेंगे। सैयद मुस्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि उम्मीद पोर्टल को लेकर नए कानून में क्या कहा गया है और वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना जो लाजमी है उसमें क्या मुश्किलात का सामना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह जावेद साहब आपका, हम और हमारे सामाइन का जो हमें देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो आप अभी हमारे साथ कर रहे हैं ये इंतहाई ज़रूरी प्रोग्राम है, इसलिए कि जो हमारे सामाइन हैं उनको वक्फ के बारे में बहुत कम मालूमात हैं और जो हमारे लीडरान हैं और जो हमारे मतलब रहबर हैं वो कोई ज्यादा मतलब इस पे खुल के बात नहीं कर रहे हैं और वो जो है वो मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर मसला क्या है और ये जाके कहाँ मतलब रुकेगा ये। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं शुरू में कि एक वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो अब कानून बन गया है जो कि पार्लियामेंट से पास हो गया। उसके बाद उसके लिए जो है जो मुस्लिम समुदाय है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंटरिम फैसला दे दिया 15 सितंबर को, जो कि मुसलमानों के हक में पूरी तरह खरा नहीं उतरता है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में या इस बैकग्राउंड में हम लोग इस पोर्टल की बात कर रहे हैं। पोर्टल का मतलब होता है एक वेबसाइट। अब ये पहली जो मैं आपको जो मतलब अपनी ये बताना चाहता हूँ उसमें मतलब जो एतराज बताना चाहता हूँ वो ये कि इसका नाम उम्मीद क्यों रखा गया। उम्मीद से क्या मतलब होता है? ये तो वक्फ पोर्टल होना चाहिए, वक्फ रजिस्टर्ड पोर्टल होना चाहिए, इस तरह का कुछ उसका नाम होना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद इन्होंने इसलिए रखा है कि उसके अंग्रेजी का बहुत लंबा चौड़ा एक उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने उम्मीद कर दिया। ये अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है उम्मीद के ऊपर, मतलब वो जो एब्रिविएशन बनता है वो हिंदी का उम्मीद बनता है, लेकिन वो अंग्रेजी का मतलब पूरा उसका वो है। तो बहरहाल अब हम और आप जो हैं जब ये एक अनजान आदमी है, हमें मालूम करना चाहते हैं कि जैसे आप अभी वेस्ट बंगाल में हैं या कलकत्ता में हैं तो हमें ये मालूम करना होगा कि साहब हमारे यहाँ कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो हमें अब वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं जाना होगा वेबसाइट के ऊपर, बल्कि उम्मीद के ऊपर जाना होगा। तो ये बात मैं आपकी तरफ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय को इस बात पे एतराज है कि उसका नाम जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पोर्टल क्यों नहीं रखा, उम्मीद पोर्टल क्यों नहीं रखा। ये जो ओहदेदार हैं, हुक्मरान हैं, हमारे जो कदरदान हैं, उनके कानों तक जो है ये बात पहुंचनी चाहिए। अब आ जाइए इस पोर्टल के बारे में। तो ये जब बिल आई थी और कानून आया था पार्लियामेंट में तो साथ साथ ये भी चल रहा था कि एक पोर्टल बनेगा और इसको 16 जून या 15 जून को किरण रिजिजू साहब जो हमारे मतलब मिनिस्टर हैं और जो हमारे मतलब बीजेपी सरकार के जो है बड़े, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और बहुत ही मतलब कि अब तो मतलब ये है कि सारी चीजें जो हैं इसको हम अब पोर्टल पर लेके आएंगे और सारा जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। तो अब क्या हुआ कि जब लोग अभी तो फंसे हुए थे पार्लियामेंट के मतलब पास होने के लिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, अब जब इससे कुछ फुर्सत हो गई है तो अब लोग जो है इस उम्मीद पोर्टल की तरफ गए। तो उम्मीद पोर्टल में तो मतलब बेतरह उसके अंदर गलतियां हैं। अब जो लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बनाते हैं उन्हें मालूम है कि उसके अंदर क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कॉलम होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो कॉलम बनाए हैं वो मतलब वाहियात है, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि उस कॉलम की भरपाई हो ही नहीं सकती है।
जो लोग उस कॉलम को भरना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उम्मीद पोर्टल में जो है वो फिर से SIR लगा हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो कि बिहार में वोटिंग के लिए जो है मशहूर है जो लफ्ज, वो अब यहाँ भी यही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टी। तो अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टी जो SIR के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में जाके रजिस्टर होंगे, उसके अंदर जो है बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो कि कॉलम्स हैं जिसको आपको फिल करना होगा। अगर वो आप नहीं फिल करेंगे तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो अब इसमें जो है मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे पहला क्लॉज है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। आपकी ये प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ है, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वक्फ से हाथ धो बैठिए। डॉक्यूमेंट अगर है तो लेके आइए और उसके बाद जो है उसमें आप रजिस्टर कराइए। अब ये डॉक्यूमेंट तो हम और आपके पास तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके रिकॉर्ड्स में है। अब उसको कौन लेके आएगा? उसको जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की बनती है ना कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाएं और वहां से निकाल के लाएं और उसको जो है उम्मीद पोर्टल में लगाएं। उन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर को कह दिया कि साहब आप लेके आओ। अब वक्फ बोर्ड के मेंबर से हमारी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये निकालो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं है डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि वो तो रजिस्टर ही नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मसला जो अभी फंसा हुआ है। अब मैं आपको आपके माध्यम से अपने सामाइन को बताना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो यह है कि कितनी वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, जिसको मुसलमान कहते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी। तो अभी जो खुलासा हुआ है वो मतलब वक्फ बोर्ड की तरफ से कि हिंदुस्तान में 8.7 लाख जो है वक्फ प्रॉपर्टी, 8.9 से नीचे 8 से ऊपर कोई पॉइंट पे प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो है 39,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी। ये बात जो है वो मीडिया में और सारी जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारी कानों तक पहुंचा है और हम आपकी तरफ। अब इसकी जो बात जो यहाँ पर आ रही है, ये तो प्रॉपर्टी है। अब ये बताइए कि इंडिविजुअल ये प्रॉपर्टी कहाँ है पूरे हिंदुस्तान में और किस हालत में है और इनका क्या लेखा जोखा है। तो अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाऊंगा। मैं 2-3 बातें अपने सामाइन से बताना चाहता हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो तब से हिंदुस्तान में कायम है जब से पहला मुसलमान हिंदुस्तान में आया होगा। जब से मुसलमान की बोबाश जो है हिंदुस्तान में है, तब से वक्फ प्रॉपर्टी चलती आ रही है। और ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कई साम्राज्य, कई जो है हुकूमतों और कई गवर्नमेंट और कई शासक इसको देख चुके हैं और वक्फ प्रॉपर्टी चलती आ रही है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई तो उसने पहली बार एक इंडिया का लैंड सर्वे करवाया जो कि 1880-90 के दहाई से लेके 1920 तक चला। अब वो डॉक्यूमेंट अब जो है आज के डेट में वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जिसको सरकार भी मानती है और सब लोग मानते हैं कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो हर्फ आखिर है। अब उसके अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टी मान लीजिए है, उसको उसके कॉलम में उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ है, मैंने देखा। लेकिन उसका विस्तार उसमें नहीं है। किस आदमी ने वक्फ किया, उसका नाम क्या था, उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी उसने वक्फ की है, उसका एरिया और डिसमिल क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, ये सब चीजें, खाता क्या है, खसरा क्या है, रकबा क्या है, ये सब चीजें जो है उसमें नहीं है। हम आज जो हमारा जो पोर्टल है, क्या कहते हैं, उम्मीद पोर्टल, उसमें कॉलम बने हुए हैं जिसमें आपको ये सब डिटेल्स लिखने पड़े। अब मुस्लिम समुदाय जो है वो कहाँ से लाए ये डिटेल, ये बताइए आप। ये बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ पे खड़ी हुई है। और इसका जो है वो जो पोर्टल बनाया है उन्होंने, जो हमारे जो लोग हैं जो कि वक्फ बोर्ड में बैठे हैं,
उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी जल्दी करके इन्होंने बताया है, बिना मुस्लिम कम्युनिटी को कांटेक्ट किए हुए, बिना वक्फ बोर्ड को कांटेक्ट किए हुए उन्होंने ये पोर्टल खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि आप इसमें रजिस्टर करो। तो अभी तक जो है वो 4000 प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर हुई है बस, जबकि अभी आपको बताया मैंने 8.7 लाख जो है वो प्रॉपर्टी है। तो ये किस्सा जो है ये इतना आसान नहीं है। सब लोग जो कह रहे हैं कि रजिस्टर हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। और गवर्नमेंट ने जो है दिसंबर का डेडलाइन दिया, 31 दिसंबर का। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये चल रहे हैं। जी, सवाल ये कि क्या, दो सवाल है मेरे कि एक तरफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोल रहा है कि हम इसका बाइकाट करेंगे, वक्फ पोर्टल का, ये उम्मीद पोर्टल का नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि अगर दिसंबर के बाद, अगर दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो क्या उन तमाम प्रॉपर्टी का वक्फ हैसियत छीन ली जाएगी? जी देखिए, अभी जो है ना ही सुप्रीम कोर्ट में और ना ही गवर्नमेंट ने ये खुलासा किया है कि जो प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में नहीं दर्ज होगी उसका क्या होगा। हम और आप जो मुसलमान हैं वो यही डर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, अब समझिए कि 4000 का क्या फिगर है और 8,07,000 लाख का क्या फिगर है। अगर वो नहीं आते हैं तो वो उसका क्या होगा? गवर्नमेंट क्या उसको ले लेगी? गवर्नमेंट क्या ये मान जाएगी कि नहीं साहब ये वक्त की प्रॉपर्टी है और वक्त में चली जाएगी? ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर नहीं किया है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी और सारा कुछ मतलब हुआ था, उसमें भी इस बात की वजाहत नहीं हुई थी कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है तो वो कैसे, मतलब उसका क्या समाधान होगा, वो कैसे, मतलब क्या मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और क्या मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम छोड़ देंगे उसको? अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी आपको अपने सामने को वो स्टोरी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो जब से मुसलमान हिंदुस्तान में आया तब से वक्फ शुरू हो गया है। और ये प्रॉपर्टी जो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का जो मैटर वो यही है कि जिसकी कोई संतान नहीं है। तारीख, मुस्तफा साहब जब आप तारीख बयान करें उससे पहले मेरा दो सवाल है। आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा तो आपने जो वक्फ इमलाक है भारत में उसके 2-3 किस्म बताया है। एक तो वक्फ बाय यूजर है जो मस्जिद, मदरसे, दरगाहें वगैरह है। दूसरा आपने बताया कि जब जमींदारी खत्म हो रही थी और ये लग रहा था कि एक काश्तकार नहीं जमीन, एक आंकड़ा तक इतना ही जमीन रह सकती है, तो उन काश्तकारों ने जमीन को बचाने के लिए वक्फ कर दिया और उसी में वक्फ औलाद का भी तस्वुर उसी जमाने में आया। जबकि जो लोग शरीयत के माहिर हैं वो कहते हैं कि वक्फ औलाद कोई चीज नहीं है। तो इस तनाजुर में आप मुझे हिस्ट्री बताएं कि कैसे कब क्या हुआ। नहीं, वही मैं जो मुझे मतलब जितनी अक्ल समझ मुझे है उतनी ही मैं आपको बता सकता हूँ। हो सकता है कि और दानिश्वर उससे ज्यादा भी बताएं। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो प्री ब्रिटिश जो वक्फ थे वो तो चलते आ रहे थे, रिकॉर्ड चलते आ रहे थे। उसको ब्रिटिश ने अपने अंदर अपने रिकॉर्ड में उसको संभाल लिया और ब्रिटिश जो साम्राज्य थी उसने एक वक्फ का रिकॉर्ड जो है जिसको खतियान कहते हैं पूरे इंडिया में, वो लैंड सर्वे किया था, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था वक्फ सर्वे का। अब इसके बाद जो है ये तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अब उसके अंदर जो है बाल की खाल की किसने वक्फ किया था, उन साहब ने किया था, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, उसमें वो किसने क्या किया था, क्या डेट था, क्या था, वो सब चीजें वहां दर्ज नहीं है। अब ये गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि इसका हम करें तो क्या करें। उम्मीद पोर्टल जो है उसके अंदर तो वो दर्ज हो नहीं सकता जिसकी डिटेल्स नहीं है। अब आ जाइए हम दूसरे पड़ाव पे जो कि बहुत बड़ा पड़ाव है हिंदुस्तान के और मुसलमानों के हवाले से। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक लैंडमार्क है इंडिया के मुसलमानों के लिए, एक समझ लीजिए कि एक माइलस्टोन है जिससे सारी चीजें इंडिया की जो मुसलमानों के प्रॉब्लम हैं या मसाइल हैं या जो भी कुछ है वहीं से शुरू होती हैं और उसी के आगे। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या हुआ है कि हम लोग और आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बहुत से मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए, वहीं उन्होंने अपनी जगह बनाई और जो हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी थी उसको हेलो हेलो आवाज आ रही है? मैं फिर से हाँ एडिट कर देंगे आप, मैं फिर से शुरू कर। देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक लैंडमार्क है इंडियन मुस्लिम्स के हिस्ट्री के लिए
और उससे बहुत सारी चीजें जो इंडिया के प्रॉब्लम्स हैं वो मुंसलिक है। और ये जो प्रॉब्लम वक्फ का है वो ये है कि सबसे ज्यादा वक्फ जो हुआ है वो पार्टीशन के 1947 1948 के आसपास, जो मुसलमान हिंदुस्तान से छोड़ के पाकिस्तान चले जा रहे थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। अब ये जो वक्फ किया है ये उस टाइम ओरल हिब्बानामा होता था। उन्होंने ये कह करके कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारा, ये घर है, मैं इसको वक्फ कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। वो चले गए, उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं बनाया। अब तो एक पार्टीशन का जो माहौल था, मतलब खून खराबे का और अनरेस्ट का, वहां वो कहां जाते ऑफिस में और कहां जाकर करके वो स्टैम्प पेपर खरीदते और उसके बाद जो है अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया। उन्हें तो जाना था पाकिस्तान, तो वो तो चले गए। एक बहुत लार्ज साइज ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो पार्टीशन के टाइम वक्फ हुई है, इस बात की मैं निशानदेही करना चाहता हूं। दूसरा माइलस्टोन जो है वो 1955 में जब जमींदारी सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश किया, तो जो मुस्लिम जमींदार थे उन्हें जो है इस बात का मतलब एहसास हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी गवर्नमेंट इसको ले लेगी, तो इससे अच्छा है कि हम जो है अपने मजहब के लिए इसको हम वक्फ कर दें। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उन लोगों ने जो है, जो जमींदार थे उन लोगों ने जो है वो वक्फ किया। यहाँ भी फिर वही बात आई कि उसको रजिस्टर्ड नहीं किया उन्होंने। वो जो भी बात है, एक तो हम वक्फ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम पैसा लगाए और जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर नहीं करे, तो उन्होंने रजिस्ट्री नहीं किया। तीसरा माइलस्टोन जो है वो 1968-69 का है, जबकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फरमान आया था कि अर्बन एंड रूरल सीलिंग एक्ट वो लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ था कि जो भी लोग मतलब साहिब हैसियत थे या अपने मतलब विसात से बहुत ज्यादा जमीन या बिल्डिंगें या शॉप्स अर्बन लोकेलिटी में और रूरल एरिया में जमीन, उसको उन्होंने, गवर्नमेंट ने मिनिमम एक फैमिली, एक आदमी के ऊपर उन्होंने कहा था कि 25 एकर्स और 15 एकर्स ऑफ लैंड आप रख सकते हैं। जबकि ऐसे ऐसे लोग जो थे जो कि मतलब 300 बीघा खेत और 1,000 बीघा खेत, तो वो गवर्नमेंट उसको ले रही थी। तो इन लोगों ने उस जमीन को जो है मतलब वक्फ कर दिया और ये जमीन जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका जो है अगेन कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं आया। तो मैं आपको यही इस माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो रजिस्टर्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो 8 लाख और जो भी 8.7 लाख की जो फिगर दे रहे हैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकती है, कभी भी नहीं पहुंच सकती है। वो 1 लाख भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ा, अभी तो 4,000 ये मतलब रजिस्टर्ड हुआ है। तो इस बात का लबो लबाब यही है कि मुसलमान जो है जो इस भरोसे बैठा हुआ है कि हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है। अब ये जो लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है, जो उनका रेलवे डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंडिया के लैंड को ऑक्युपाई किए हुए हैं, लेकिन उन दोनों के को मिला भी दे तो उससे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और एक स्टैटिस्टिक्स मेरे पास जो अभी है वो ये है कि इंडिया की पूरी धरती, जितना भी इंडिया का पूरा लैंड मास है, उसका 5% जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। ये जो है ये आंकड़े मैं हवा में नहीं दे रहा हूं, ये मतलब सर्कुलेशन में है। ये 5% जो है वो धरती इंडिया की, तो एक तो समझ लीजिए कि अगर सबको जोड़ दे, एक जगह मिला ले, तो एक स्टेट के बराबर हो जाएगी। 5% इंडिया का लैंड मास जो है वो तो एक स्टेट के बराबर का हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये बात है कि इतनी प्रॉपर्टी है, और ये मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हवाई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनका डॉक्यूमेंटेशन है। इनके जो है वक्फ बोर्ड के पास इनका पूरा लेखा जोखा है। जो चीज नहीं है वो उनका बाकायदा जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं। मेरी तो कई वक्फ बोर्ड के लोगों से बात हुई है इस मामले में, इसीलिए मैंने वो लेख लिखा जिसको आपने पढ़ा है, और मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आपको इसी के हवाले से। अब यूपी में जो है वो करीब करीब 3 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है। 3 लाख, शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड को मिला लीजिए तो 8 लाख में से तो 3 लाख तो यूपी ही वाले जो हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी है, ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वो पंजाब और हरियाणा में है मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जहां पे पंजाब और हरियाणा में मुसलमान की पॉपुलेशन 2% से भी कम है।
वो तो सब पाकिस्तान चले गए। तो अभी आज जो वक्फ बोर्ड की रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, मैंने देखा भी था एक बार पंजाब के वक्फ बोर्ड के जो पोर्टल है उसमें कितनी प्रॉपर्टी है उसकी, वो उसमें लिखित है। तो अब बात जो हम लोग ये कह रहे हैं, जो हम फिर घूम फिर करके आ रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल जो है, इसके लिए तो हमारे मदनी साहब जो हैं जमायत उलमा हिंद, उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने तो अभी डेफर कर दिया है भारत बंद का जो उन्होंने कॉल दिया था। तो अभी ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है तो अभी उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया है। और 16 नवंबर को उन्होंने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक कॉल दिया है वक्फ प्रॉपर्टी को। तो मेरा यही कहना है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी वो रजिस्टर कर रहे हैं उम्मीद पोर्टल में, वो तो ठीक है, उससे हम और आपको कोई मतलब वो नहीं है, इतराज नहीं। अब आ जाइए, एक चीज और मैं अपने सामने को बता देना चाहता हूं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी, ये बहुत जरूरी है सामने को। तो एक जो बात वो कहते हैं वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर, ये बहुत जमाने से चल रहा है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है, किसी ने समझाया नहीं है मुसलमान कम्युनिटी को। वक्फ बाय यूजर, देखिए मुसलमानों के पास जो है, जो कुछ जो है वो धर्म के लिए जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे कि मस्जिद है, और मस्जिद में कौन जाएगा, मुसलमान जाएगा। उनका कब्रिस्तान है, वहां कौन जाएगा, मुसलमान जाएगा। उनके ईदगाह है, वहां कौन जाएगा, मुसलमान जाएगा। वो उनके दरगाह है, वहां कौन जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसको मुसलमान यूज कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और उनके इसके लिए, उसको हम वक्फ बाय यूजर कहते हैं। अब ये जो नया पोर्टल आया है और ये जो वक्फ बाय यूजर है, ये करीब करीब 4 लाख प्रॉपर्टी है वक्फ बाय यूजर। हाफ ऑफ द जो प्रॉपर्टी है उसकी आधी जो है वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद पोर्टल में नहीं रजिस्टर होगी, इसलिए कि उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मस्जिद किसने बनवाई, उसका क्या रिकॉर्ड है। मस्जिद तो पूरी कम्युनिटी के लिए की होती है, मतलब सब लोग मिलके बनाते हैं उसको। कब्रिस्तान जो है वो सबके लिए होता है। तो अभी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, पहले इसी पे आ जाए वक्फ यूजर। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहवील में, उनके हाथ में जितने भी मतलब मेडिवल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब में मसाजिद हैं, उन सब में जो है वो कब्रिस्तान है, वहां टॉम है, जो कि कायदे के मुताबिक वो वक्फ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अब मस्जिद को कौन, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास अगर है भी तो क्या हर्ज है, उसका जो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, उसका कोई जो नेचर तब्दील नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि ये देखिए, ये पुरानी लड़ाई है और मैं जानता हूं, मैं इस लड़ाई में भी शामिल था एक जमाने में, और सैयद शहाबुद्दीन इसको लेकर के उठे थे इन सारे मामलों, और उन्होंने कुछ मस्जिदों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से छुड़वाया भी था, और उनको मुस्लिम समाज उस पर जो है अभी भी अब नमाज चल रहा है उस पर, और उस पर मस्जिद जो है फिर से फंक्शनल हो गई है। तो हमारा ये कहना है, जो ये मैं उसके लिए कह रहा हूं, ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल होने चाहिए, और इसको आजाद करें आप, मतलब उस पर जो एक पैरा बना करके रखे हुए हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आप यूज नहीं कर सकते इसको। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था कि ये दूसरी किस्म की प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरी किस्म की प्रॉपर्टी वो है लैंड प्रॉपर्टी, जो कहते हैं कि 38,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो खेतों के मतलब तरीके से मौजूद है हिंदुस्तान में। अब ये खेत जो है ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड वाले इन खेत को, क्या उस पर वो खेती कर रहे हैं या खेती करवा रहे हैं, उससे कितने पैसे आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मतलब समझने की है, और जिसको स्ट्रीम लाइट करना है। अब उसमें बात यहाँ पे आई थी कि मैं एक बात और बता देता हूँ, दूसरी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो है अर्बन टाउन्स में, मतलब आपके तरह कलकत्ता के सिटी में, हमारे चेन्नई की सिटी में, बैंगलोर में, जहां पे बिल्डिंग जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की प्रॉपर्टी है। बैंगलोर में एक रिचमंड सर्कल है, उसमें करीब करीब 8 या 10 बिल्डिंग जो है किसी साहब ने किसी जमाने में उसको वक्फ कर दिया।
जो कि अभी अरबों की प्रॉपर्टी है, वो जो टोटल प्रॉपर्टी है, अब उनको औलाद नहीं था या जो भी कुछ था। तो ये अर्बन और रूरल प्रॉपर्टी जो है इसका। अब आ जाइए फिर वही उम्मीद पोर्टल की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात यही आ रही है कि अब यूपी के जो है वक्फ बोर्ड से एक खबर निकल के आई है कि लखनऊ में एक जो है वो कब्रिस्तान है जो कि आज से 100 साल पुराना है। अब उम्मीद पोर्टल उसकी जो है दस्तावेज मांग रही है। पहले तो वो जब दस्तावेज लेने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने कहा कि 100 साल पुराना हमारा रिकॉर्ड जो है खत्म हो गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया और कुछ आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई। और 100 साल का कागज, जब 100 साल का आदमी नहीं जिंदा रहता है तो कागज की क्या हालत होगी ये आप समझ रहे हैं। उसको कागज को अगर आप पकड़ेंगे तो कागज अपने आप जो है टूट जाएगा। तो इस हालत में है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उनसे लगे हुए मतलब जो जगह हैं वो सब के सब अरबिक और पर्शियन में है, जिसको पढ़ने वाला कोई नहीं। वो निकल भी जाएंगे अगर तो उसको पढ़ने वाला कोई नहीं, उसको ट्रांसलेट करने वाला कौन नहीं। अब हरियाणा से और जगहों से जो है कुछ और खबरें आई हैं महाराष्ट्र से कि अब जो रूरल प्रॉपर्टी है, खेत है, मान लीजिए कि एक आदमी है उसके पास 10 बीघा खेत है, उसने 2 बीघा खेत जो है वो वक्फ कर दिया, बाकी जो है उसके को शेयरर जो फैमिली वाले हैं वो हैं। अब वो 2 बीघा खेत जो है उसकी बाउंड्री कहां से आती है, उसकी चौहद्दी क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब कहां से हम उम्मीद पोर्टल में उसको लेके आएंगे। तो अब ये जो डिस्कशन है मैं अब आगे की तरफ लेके जा रहा हूं कि मुस्लिम जो है इतना बड़ा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो पूरी जो कवायद बीजेपी गवर्नमेंट ने खड़ी की है वो इसलिए खड़ी की है कि मुसलमानों को उनकी जो जायदाद है उससे हम बेदखल करें। और इसलिए वो वक्त का पूरी प्रॉपर्टी, वो जो बात कर रहे हैं कि वहां करप्शन है और ये है वो है, तो अब करप्शन की कौन गुहार सुनता है भाई। मोदी सरकार में तो करप्शन का एंड हो चुका है। वो जो करप्शन का जो की बात है, तो हम करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं कि वक्फ में बहुत करप्शन है, इसलिए हम उसको जो है मतलब स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और उसको ये करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल डे लाइट रॉबरी है। जैसे वोट चोरी हो रही है वैसे मुसलमानों की प्रॉपर्टी की चोरी हो। अभी तक ना ही सुप्रीम कोर्ट को जी। अब हम आखिर 2 बातें हैं। एक तो मेरा सवाल 2 है। पहला सवाल है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उम्मीद का बायकॉट करने का फैसला सही है या गलत है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जिस बदउनवानी तब आपने इशारा किया है, क्या उम्मीद पोर्टल के खिलाफ बेसिकली तौर पे जो उम्मीद पोर्टल में जो खराबियां हैं, खामियां हैं, क्या इसके खिलाफ अलग से कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दायर किया जा सकता है कि भाई ये कमी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जी, ये जो अभी आपने सवाल किया है ये बर्निंग सवाल है, सारे मुसलमानों के जहन में आ रही है। पहली बात तो ये है कि पूरा उम्मीद पोर्टल जो है उसको स्क्रैप कर दिया जाए। यहाँ हमारे लीडर हैं एमएच जवाहरुल्लाह जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और एमएलए भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है उम्मीद पोर्टल, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने ये भी अपील किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराएं, आप छोड़ दें। बुलडोजर लेके आएंगे तो देखेंगे हम पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसको हासिल करने के लिए तो बुलडोजर ही चलेगा ना पूरे हिंदुस्तान में। फिर उसका क्या मतलब नतीजा होगा वो तो दुनिया देखेगी। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात जो आपने कहा था कि क्या इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि हमारे पास हमारे पास जो है 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है जो कि लिखित डॉक्यूमेंट है, ये इतनी है। अब इसके अंदर अगर उम्मीद पोर्टल में वो एक लाख या 50,000 मतलब अगर रजिस्टर कर भी लेंगे तो क्या मुसलमान मान लेगा। अब ये जो कॉल है ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट के माध्यम पर जाएगी और इसका नतीजा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को अगर अमन व अमान बहाल करना है और हिंदुस्तान के अंदर कॉम्युनल फ्रिक्शन को मतलब दबाना है
तो गवर्नमेंट को ये मान लेना होगा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे नहीं हो, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और वो वक्फ प्रॉपर्टी है। फिर से उसकी जो है आप फिर से लेजर बना लें, फिर से उसकी डिजिटलाइजेशन कर लें, या जो कुछ करना है वो कर लें, उससे कोई मुसलमान को इतराज नहीं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी, नेशनलाइज कर लेगी, तब तो बहुत बड़ा समस्या है। यही कहानी है। तो क्या ऐसा खतरा है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ उम्मीद में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई दिसंबर के बाद, तो क्या मिसाल के तौर पे जामे मस्जिद दिल्ली है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक मस्जिद, उसके बाहर इतना बड़ा एरिया है, अगर वो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो क्या बाद में हुकूमत उसको नेशनलाइज कर सकती है? देखिए हम कोई पेशन गोई वाले आदमी नहीं है। जैसे होगा वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, फिर हम अब चर्चा करेंगे। लेकिन हम उस बात पे मतलब वो नहीं है कि मतलब क्या होगा नहीं होगा, जो होगा वो होगा। और अब जो हम आपसे बात को खत्म करना चाह रहे हैं वो यही खत्म करना चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात के लिए हम उजागर करना चाह रहे हैं, उनको चेतना दे रहे हैं, उनको हम वेकअप कॉल दे रहे हैं कि देखिए इस बीजेपी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। जी जी। बाबरी मस्जिद तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और वो ये कह रहे थे कि आपके तो इतने मस्जिद हैं, एक बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिएगा तो क्या जाने लगेगा। अब जो उम्मीद का जो मैटर है या वक्फ का जो मैटर है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके धर्म स्थल से बेदखल करने के लिए आप जमीन पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, खुले आसमान के नीचे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब तो मस्जिदें चली जाएंगी आपकी, आपके मुर्दे जो है कब्रिस्तान में दफन नहीं होंगे। तो मैंने बहुत ही मतलब संयम से ये बात मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है वो अगर उसका मंशा मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है, तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या जो रजिस्टर्ड नहीं भी है और वो डॉक्यूमेंटेड है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो सारे वक्फ बोर्ड हैं हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वो तो एक गवर्नमेंट का इदारा है। जैसे और भी डिपार्टमेंट होते हैं वैसे वक्फ बोर्ड भी एक डिपार्टमेंट है जिनको पैसा गवर्नमेंट देती है, जिनके जो अहदेदार है उनको गवर्नमेंट देती है। तो मैं इस माध्यम से आपके फोरम से यही बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आनी चाहिए और उनके अंदर हौसला होना चाहिए कि हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी, जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? आपका डॉक्यूमेंट नहीं, आप घर में आकर के पूछते हैं। अब हम जाए पुलिस स्टेशन में और थानेदार को कहें कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो जगह खाली करो। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर में कोई आदमी आ जाए, कहे कि डॉक्यूमेंट दो हमको आपके घर का, नहीं तो हम ले लेंगे, आप घर से बाहर हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम को मतलब मुंतखब किया और इसके ऊपर एक चर्चा का आगाज किया। और ये आगाज जो है पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उम्मीद पोर्टल को लेकर वजाहतें की हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी सामने नहीं आया है, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये कि जो दिसंबर के बाद जब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, क्या एक और मौका मिलेगा? और दूसरा, हमें एक तरफ हम बाइकाट की भी अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो कई सारे मसले गुंजलक हैं, तो उस पर वजाहत की जरूरत है। और सबसे अहम सवाल जो आपने उठाया है वो ये है कि उम्मीद पोर्टल को लेकर बेसिक एक उम्मीद पोर्टल को लेकर ही भी कोर्ट में जाना चाहिए और उसकी जो पोर्टल में जो कमी है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, उन तमाम कमियों को भी उजागर करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम इस मौजूद पे आइंदा भी बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया।